नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भिखारी को अमीर लड़की ने कहा, मेरे साथ चलो। और आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। हाँ दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भिखारी और एक अमीर लड़की की नहीं, ये कहानी है दिल की अमीरी की। एक फुटपाथ पर बैठा भिखारी, जिसे रोज लोग ताने देते थे। एक दिन एक अमीर लड़की उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लेती है, और फिर जो सच सामने आता है वो हर उस इंसान को रुला देता है जिसने कभी किसी गरीब को नीची नजर से देखा हो। दोस्तों, ये कहानी आपकी रूह हिला देगी, तो इस कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी सोच बदल दे। मुंबई की एक ठंडी सी शाम थी। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। समंदर के किनारे वाली सड़क पर गाड़ियों की लगातार आवाजाही चल रही थी। उसी फुटपाथ के कोने पर, जहां हमेशा भीड़ रहती थी, आज भी एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा झुकाकर बैठा था। नाम था रघु। फटे हुए पर साफ सुथरे कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल, और सामने रखा हुआ एक पुराना कटोरा। उसके पास से हजारों लोग रोज गुजरते थे। कोई 2 रुपए डाल देता, कोई 5, और ज्यादातर लोग बिना देखे ही निकल जाते। रघु की आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। वो बाकी भिखारियों जैसा नहीं दिखता था। उसका बैठना, उसकी बोलने की शैली और लोगों को देखने का अंदाज, सब में कहीं न कहीं एक खोया हुआ सम्मान झलकता था। जैसे जिंदगी ने उससे सब छीन लिया हो, पर उसने अपनी तहजीब और विनम्रता आखिरी सांस तक पकड़ कर रखी हो। आज भी वो रोज की तरह फुटपाथ के किनारे बैठा था। बारिश से बचने के लिए ऊपर एक पुरानी तिरपाल बांध रखी थी। तभी सामने से एक काली चमचमाती कार आकर धीरे से रुकी। कार इतनी महंगी थी कि पास खड़े चाय वाले ने भी 2 बार गर्दन घुमाकर देख लिया। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की उतरी। उम्र रही होगी मुश्किल से 23-24 साल। ब्रांडेड कपड़े, महंगा पर्स, नाजुक सैंडल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो साधारण अमीर लड़कियों की तरह घमंड से भरी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे मन में कोई तूफान चल रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसकी नजर रघु पर जाकर ठहर गई। वो कुछ पल के लिए वही खड़ी रह गई। रघु ने भी हल्का सा सिर उठाकर उसे देखा, फिर आतन कटोरे को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाबूजी, कुछ दे दीजिए, भूख से बहुत बुरा हाल है, रघु ने धीमी आवाज में कहा। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी, पर कटोरे में पैसे डालने के लिए नहीं। वो रघु के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई, ताकि उसकी आंखों के बराबर हो सके। आपका नाम क्या है? लड़की ने अचानक पूछा। रघु थोड़ा चौंका। बहुत कम लोग ऐसा करते थे। ज्यादातर लोग उसके पास से ऐसे गुजर जाते जैसे वो इंसान नहीं, कोई सामान हो। जी, रघु, उसने झिझकते हुए कहा। लड़की ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा, जैसे किसी पुराने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में हल्का सा कंपन आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। आप रोज यही बैठते हैं? उसने दोबारा पूछा। जी, कई साल हो गए मैडम, यही बैठता हूं। पहले तो मंदिर के सामने बैठता था, पर वहां से भी भगा दिया। अब यही कोना है, इसी को अपना घर समझ लिया है। लड़की ने एक गहरी सांस ली। हवा में समंदर की खारा गंध घुल रही थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आप मेरे साथ चलिए, लड़की ने अचानक कहा। रघु को लगा उसने शायद ठीक से सुना नहीं। कहा चलूं मैडम? बस, मेरे साथ। आपको एक जगह ले चलना है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। पास ही खड़े चाय वाले ने सब सुन लिया था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बाबा, चलो चलो, किस्मत खुल गई तुम्हारी। अमीर मेम साहब बुला रही है, हो सकता है फिल्म में काम दिला दे।
कुछ और लोग जो बारिश से बचने के लिए पास की छत के नीचे खड़े थे, हंसने लगे। रघु ने नजरें झुका ली। उसे आदत थी ऐसे ताने सुनने की। मैडम, मैं गंदा हूं, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं आपके साथ। लड़की ने उसकी बात काट दी। इंसान कितना गंदा होता है, ये कपड़े तय नहीं करते। आप चलिए, बाकी बातें बाद में होंगी। उसके स्वर में ऐसी सच्चाई थी कि रघु के पैर खुद ब खुद उठ गए। वो झुककर अपना कटोरा, तिरपाल और पुरानी चादर समेटने लगा। लड़की ने आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन रघु ने तुरंत हाथ रोक दिया। नहीं मैडम, ये सब मैं कर लूंगा, आप बस कार के पास जाइए। लड़की उसकी जिद पर हल्का सा मुस्कुराई, फिर कार के पास आकर ड्राइवर से कुछ धीरे से बोली। ड्राइवर ने संदेह भरी नजर से रघु को देखा, पर कुछ कहा नहीं। कुछ ही मिनटों में रघु कार के भीतर पिछली सीट पर बैठा था। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी कार के अंदर बैठने की हिम्मत की थी। सीट के कुशन में धंसते ही उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। कार चल पड़ी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ते पड़ते फिसल रही थी। अंदर चुप्पी थी। रघु कभी लड़की को देखता, कभी शीशे से बाहर सड़क को। मैडम, एक बात पूछूं? रघु ने हिम्मत करके कहा। जी, पूछिए। आपने मुझे क्यों बुलाया अपने साथ? बहुत से लोग रोज निकलते हैं यहां से, पर कोई मुझे ऐसे कार में बैठा कर नहीं ले जाता। लड़की की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि रघु उसकी आंखें ना देख सके। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग हमें बिना जाने भी बहुत अपना से लगते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। और कुछ रिश्ते खून से नहीं, हालात से बनते हैं, रघु जी। रघु चौंक गया। उसे ये बात समझ नहीं आई, पर उसने और सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद कार एक बड़े शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, अंदर हरी भरी घास, फूलों की क्यारियां, महंगे पेड़ पौधे, सब कुछ ऐसा था जैसा रघु ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उतरिए, लड़की ने कहा। रघु ने झिझकते हुए कार से पैर बाहर रखा। उसे लग रहा था जैसे वो गलती से किसी और की दुनिया में कदम रख रहा हो। गेट पर खड़े गार्ड ने लड़की को देखकर झट से सलाम ठोका, लेकिन रघु को देखकर माथा सिकोड़ लिया। मैडम, ये? उसने पूछा। लड़की ने सख्ती से कहा, ये मेरे साथ है, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? गार्ड चुप हो गया। रघु का दिल धड़क रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। ये लड़की कौन है? उसे यहां क्यों लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है या फिर ये किसी तूफान की शुरुआत है? उसने डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए एक नजर उस लड़की पर डाली। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आइए रघु जी, अब आपको आपकी असली जगह दिखानी है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने आगे चलकर इंसानियत को रुला दिया। बंगले के अंदर कदम रखते ही रघु ने जूते से निकलते अपने पैरों को देखते हुए झिझक महसूस की। संगमरमर का चमचमाता फर्श, झूमर की हल्की रोशनी, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, सब कुछ इतना शाही था कि उसे लगा वो किसी मंदिर में जूतों समेत घुस आया हो। मैडम, मैं यही दरवाजे पर बैठ जाता हूं, अंदर जाने की आदत नहीं है, रघु ने डरते हुए कहा। लड़की पलटी, उसकी आंखों में टीस सी उठी। आप मेहमान हैं, नौकर नहीं, और नहीं आप कोई बोझ है, प्लीज अंदर चलिए। रघु ने सिर हिला दिया और कांपते कदमों से भीतर चला आया। अंदर एक बड़ी सी हॉल में वो दोनों पहुंचे। सामने दीवार पर लगे बड़े फ्रेम में कई फोटो सजाई गई थी, किसी पार्टी की, किसी अवार्ड समारोह की, किसी शादी की। रघु की नजर जैसे ही उन तस्वीरों पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। एक तस्वीर में सूट बूट पहने एक हंसता हुआ आदमी था, जो स्टेज पर खड़े होकर किसी अवार्ड को हाथ में थामे मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में वही लड़की खड़ी थी, छोटी सी, स्कूल यूनिफॉर्म में,
और पीछे खड़ी एक और महिला उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। रघु की आंखों में अचानक नमी उतर आई। उसके होंठ खुद ब खुद कांपने लगे। ये कौन है? उसने तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा। लड़की उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। उसने तस्वीर को प्यार से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, ये मेरे पापा है। और ये मैं। रघु की सांस जैसे अटक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई, जैसे किसी बहुत पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। आपके पापा? हाँ, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। उनका नाम था अरविंद मल्होत्रा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत ईमानदार, बहुत जिद्दी और बहुत ज्यादा संवेदनशील इंसान। ये पूरा घर, ये बिजनेस, सब उन्हीं की मेहनत से खड़ा हुआ। रघु ने नाम दोहराया, अरविंद मल्होत्रा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जबकि बाहर मौसम ठंडा था। लड़की ने रघु की हालत देखी, फिर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। बैठ जाइए, आप घबराए क्यों हुए हैं? रघु ने कांपते हाथों से सोफे के किनारे को पकड़ा और धीरे से बैठ गया। मैडम, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन लेकिन ये नाम, ये चेहरा। उसने तस्वीर की तरफ कांपती उंगली से इशारा किया। मैंने मैंने इन्हें कहीं देखा है। लड़की की आंखों में अचानक चमक सी आई, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रही हो। आपने इन्हें कहीं देखा नहीं, आपने इन्हें बचाया था। ये सुनते ही रघु के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। वो गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, माथा पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। मन में जैसे पुरानी यादों की चादर एक एक कर खुलने लगी। 10-12 साल पहले की बात है शायद। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, एक आदमी, बारिश, एक्सीडेंट, खून। लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे। हाँ रघु जी, वही हादसा जिसमें सबको लगा था पापा नहीं बचेंगे। उसने टेबल से एक पुरानी फाइल उठाई। फाइल के अंदर कुछ कागज, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक बिल की कॉपी रखी थी। उसने फाइल खोलकर एक कागज रघु के सामने रख दिया। ये देखिए, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, अननोन डोनर, जिसने मेरे पापा के लिए अपना खून, अपना टाइम और अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आपने न सिर्फ उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचाया, बल्कि उनके इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे आपके पास थे, वो भी लगा दिए थे। रघु की आंखें फैल गई। मैं अब उसके सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। वर्षों पहले वो भी एक आम इंसान था। छोटा सा मकान, बीवी, एक प्यारी सी बेटी, दिहाड़ी पर काम। उसी दिन काम से लौटते वक्त उसने सड़क पर एक आदमी को खून से लथपथ पड़े देखा था। लोग उसके आसपास खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस अनजान शख्स को अपनी पीठ पर लादा, ऑटो रोका और उसे हॉस्पिटल ले गया। रात भर वहीं बैठा रहा। डॉक्टरों ने कहा था, अगर ये आदमी इसे समय पर न लाता तो ये बचे नहीं होते, लेकिन इलाज में पैसे बहुत लग रहे थे और उस समय रघु की जेब में बहुत कम पैसे थे। उसने बिना सोचे अपनी जमा पाई निकाल दी, कुछ उधार लिया, कुछ मजदूरी के पैसे पहले से ले लिए। लेकिन बदले में क्या मिला? भट्ठे पर काम करते हुए वो एक हादसे का शिकार हो गया। मालिक ने उससे कहा था, अगर तूने आज भी अस्पताल में बैठकर टाइम बर्बाद किया तो कल से काम पर मत आना। रघु ने उस दिन इंसान को चुना, नौकरी को नहीं, और नतीजा ये हुआ कि अगले ही हफ्ते उसे काम से निकाल दिया गया। उधर जिस आदमी को उसने बचाया था, वो होश में आते ही उससे मिलना चाहता था, पर जब तक वो होश में आया तब तक रघु को मजबूरी में अस्पताल छोड़कर अपने घर की चिंता में जाना पड़ा था। फिर जिंदगी के थपेड़ों में वो पीछे छूटता चला गया। न पते का पता, न नाम का। बस एक अजनबी ने किसी अजनबी की जान बचाई और आगे की जिंदगी
दोनों की अलग अलग पटरी पर चल पड़ी। रघु की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मुझे मुझे याद है, लेकिन मैडम, मुझे कैसे पता चलता कि वो आपके पापा थे? मैं तो बस इंसानियत के नाते। लड़की ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि आप भिखारी नहीं हैं रघु जी। आप मेरे लिए उस फरिश्ते की तरह हैं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। जिंदा? आप? हाँ, उसने कांपती आवाज में कहा। अगर उस दिन पापा नहीं बचते तो शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होती। पापा मेरे लिए सब कुछ थे। उनकी हर सांस में मैं थी और मेरी हर हंसी में वो। रघु ने सिर झुका लिया। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे पता चली इतने साल बाद? अचानक लड़की उठी, अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। अंदर से एक पुरानी डायरी निकाली, हल्की सी पीलापन लिए, किनारों से घिसी हुई। ये पापा की डायरी है, उसने कहा। पापा हर दिन कुछ न कुछ इसमें लिखते थे। उस हादसे वाले दिन भी उन्होंने सब लिखा। कैसे एक गरीब आदमी ने उन्हें उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, कैसे डॉक्टरों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, कैसे उस आदमी ने अपना नाम ठीक से बताए बिना ही हाथ जोड़कर कहा था, साहब, अगर आप कभी अच्छे हो जाए ना, तो बस किसी दिन किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा। उसे महसूस होना चाहिए कि दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। लड़की अब रो रही थी। पापा ने कई साल तक आपकी तलाश की। उन्होंने उस अनजान डोनर के नाम पर एक ट्रस्ट भी बनवाया, अनजान साथी फाउंडेशन। पर उन्हें आपका चेहरा पूरा याद नहीं रह पाया। बस इतना कहते थे कि उसकी आंखों में ग्रीवी थी, पर इज्जत भी थी। रघु बुरी तरह टूट चुका था। पापा जिंदा है? ये पूछते हुए उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। लड़की का चेहरा अचानक और बुझ गया। नहीं, उसने घुटी आवाज में कहा। पापा अब नहीं है। रघु के दिल पर एक और चोट लगी। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उस अनजान शख्स को खोजने की कोशिश करूं, जिसने उन्हें मौत के मुंह से खींच कर लाया था। उन्होंने कहा था, अगर मैं कभी उसे मिलूं तो उसके पैर छूकर धन्यवाद कहूंगा। अगर मैं ना मिल पाऊं तो मेरी बेटी उससे जरूर मिलेगी। लड़की ने आंसू पोंछे, फिर रघु की आंखों में देखते हुए बोली, आज इतने साल बाद मैंने आपको उसी फुटपाथ पर बैठा देखा जहां शायद मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। आपको देखकर मेरी आत्मा कांप गई। आप जैसे इंसान को तो किसी कुर्सी पर बैठकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, पर आप खुद लोगों की दया पर जी रहे थे। रघु ने अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए धीमे से कहा, जिंदगी ने बहुत घुमाया मैडम। धीरे धीरे सब छिन गया। काम गया, घर गया, बीवी बच्ची भी इस दुनिया से चली गई और आखिर में सिर्फ फुटपाथ बचा। लड़की ने उसकी बात बीच में काट दी। अब नहीं, अब आपका घर ये फुटपाथ नहीं होगा। अब आप कहीं और बैठेंगे, उस जगह जहां आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। रघु ने अविश्वास से पूछा, कहाँ मैडम? लड़की ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा, वही जहां से ये सब शुरू हुआ था, पापा के बनाए ट्रस्ट में। अब आप वहां भिखारी नहीं बल्कि चेयरमैन बनकर बैठेंगे। और इस एक वाक्य ने रघु की जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। कुछ दिन बाद एक नई सुबह थी। आसमान साफ था, हल्की धूप थी। रघु ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। आज उसने पहली बार इतने सालों में ठीक से कपड़े पहने थे। सफेद साफ कुर्ता पायजामा, ऊपर हल्की सी नेवी ब्लू जैकेट, बाल करीने से संवारे हुए। चेहरा अभी भी झुर्रियों से भरा था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसके भीतर एक अलग चमक आ गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, आरोही बिटिया, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर वही अमीर लड़की आई, आरोही मल्होत्रा, अरविंद मल्होत्रा की बेटी। वो रघु को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी। फिर उसकी आंखों में संतोष भर आया।
आप पर ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। रघु जी, उसने खुशी से कहा, अब आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे आपको होना चाहिए था। रघु ने हल्की हंसी के साथ कहा, कपड़े बदले हैं मैडम, किस्मत नहीं। मन तो अभी भी डरता है, कहीं ये सब सपना ना हो। आरोही ने गंभीर होकर कहा, ये सपना नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है जो आपको से सही पर मिल रहा है। कुछ देर बाद दोनों कार से ट्रस्ट के ऑफिस की तरफ निकल पड़े। अनजान साथी फाउंडेशन, ये वही ट्रस्ट था जो अरविंद मल्होत्रा ने उस अनजान इंसान के नाम पर खोला था जिसने उनकी जान बचाई थी। उनकी मौत के बाद भी ये ट्रस्ट गरीब मरीजों के इलाज, फुटपाथ के बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की मदद के लिए काम करता रहा। पर अब तक इस ट्रस्ट को सिर्फ एक सोशल प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा था। असली भावना, वो जो अरविंद के दिल में थी, कहीं न कहीं कागजों के ढेर में दबकर रह गई थी। ऑफिस के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, अनजान साथी फाउंडेशन, हर जरूरतमंद के लिए एक अपना। गाड़ी के रुकते ही गेट खुला। अंदर काम करने वाले स्टाफ ने आरोही को देखते ही आदर से सर झुका लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रघु को देखा, एक हल्का सा फुसफुसाहट वाला शोर फैल गया। ये कौन है? कपड़े तो नए हैं, लेकिन चेहरा तो कहीं वही सड़क वाला तो नहीं। रघु ने ये सब सुन लिया। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। मैडम, शायद मुझे वापस चल जाना चाहिए। ये जगह इन लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं, उसने गला भरते हुए कहा। आरोही ने दृढ़ता से उसकी तरफ देखा। आप जहां चाहते हैं वहां जाने के लिए बिल्कुल आजाद है, लेकिन एक बात याद रखिए, जो आदमी मौत के मुंह से किसी को खींच लाए, उसे एक इमारत के मुंह से डरना शोभा नहीं देता। उसने आगे बढ़कर रघु का हाथ पकड़ लिया। चलिए, आज से ये जगह आपकी भी है। वो दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़े। अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। ट्रस्ट के ट्रस्टी, वकील, अकाउंट्स हेड और कुछ पुराने कर्मचारी। सबको पता था कि आज मीटिंग में कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि असली बात क्या है। मीटिंग शुरू हुई। आरोही ने सबसे पहले अपने पापा की फोटो के सामने दीप जलाया, फिर सबकी ओर मुड़ी। दोस्तों, उसने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और इस ट्रस्ट के लिए भी। आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रही हूं जिसकी वजह से ये ट्रस्ट बना, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं और जिसकी वजह से मेरे पापा अपने आखिरी दिन तक इंसानियत पर भरोसा रखते रहे। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये है रघु जी, आरोही ने इशारा किया, वो शख्स जिसने बरसों पहले मेरे पापा की जान बचाई, बिना उनसे कुछ मांगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ के चेहरे पर संदेह। एक ट्रस्टी, मिस्टर कपूर, ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आरोही, तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो मतलब एक आम आदमी है, आप कैसे इतनी यकीन से कह सकती है कि ये वही शख्स है? आरोही ने डायरी आगे बढ़ाई। ये पापा की लिखावट है। ये पूरी घटना उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। हर डिटेल से मैंने मिलान किया। हादसे की जगह, तारीख, हॉस्पिटल, उस आदमी की उम्र, उसकी बोली, यहां तक कि वो लाइन भी जो उन्होंने जाते जाते कही थी। उन्होंने रघु की तरफ देखकर पूछा, आपने उस दिन जाते हुए क्या कहा था, याद है? रघु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने कहा था, साहब, अगर कभी जिंदगी मौका दे तो किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा, ताकि उसे लगे कि दुनिया में इंसानियत अभी मरी नहीं है। ये सुनते ही कुछ लोग चुप हो गए, पर मिस्टर कपूर अब भी आश्वस्त नहीं थे। ठीक है, मान लेते हैं ये वही है, लेकिन अब आप करना क्या चाहती हैं? आरोही ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। पापा की आखिरी इच्छा थी कि अगर उन्हें वो शख्स कभी मिले तो वो इस ट्रस्ट का हिस्सा बने। आज मैं पापा की उसी इच्छा को पूरा कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि आज से रघु जी इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने। इस बार कमरा सचमुच हिल गया। चेयरमैन, एक
भिखारी, आरोही, तुम होश में हो? आवाजें उठने लगी। स्टाफ में से कुछ फुसफुसाने लगे। हमें तो लगा कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे चेयरमैन बनकर, पर यहां तो। रघु ये सब सुनकर अंदर से टूट रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं किसी कुर्सी के लायक नहीं हूं। मैं तो बस इंसानियत के नाते किसी की जान बचा पाया था। कुर्सियां मेरे बस की नहीं है। आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, तो क्या इंसानियत कुर्सी के लायक नहीं है? कमरा फिर चुप हो गया। उन्होंने सभी ट्रस्टीज की तरफ देखा। जब किसी अमीर आदमी को चेयरमैन बनाया जाता है तो कोई ये सवाल नहीं करता कि क्या वो गरीबों के दर्द को समझेगा या नहीं। आज पहली बार मैं चाहती हूं कि इस कुर्सी पर वो बैठे जो उस दर्द से गुजरा है, जो फुटपाथ पर सोया है, जो लाइन में लगकर दवा के लिए लड़ाई नहीं, इंतजार करना जानता है, जो हर भीख के सिक्के में खुद की तौहीन नहीं, किसी और की उम्मीद देखता है। मिस्टर कपूर उठ खड़े हुए। पर कंपनी के नियम, पेपर वर्क, लॉजिस्टिक्स, ये सब कौन संभालेगा? इन्हें तो ट्रस्ट चलाना नहीं आता। रघु ने खुद को शांत करते हुए कहा, साहब, सच कहो तो मुझे वाकई नहीं आता, लेकिन दर्द बांटना आता है। खाना आधा करके किसी भूखे के साथ खा लेना आता है, और किसी रोते हुए आदमी के कंधे पर हाथ रख देना आता है। अगर आपको लगता है कि ये इस ट्रस्ट के काम नहीं आएगा तो मैं यहीं से लौट जाता हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, फुटपाथ मेरे लिए काफी है। उसकी इस बात ने कमरे की हवा बदल दी। आरोही ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, जहां तक नियम कानून और पेपरवर्क की बात है, वो मैं और हमारी टीम संभालेंगे। लेकिन इस ट्रस्ट की रूह कौन संभालेगा? वो तो रघु जी जैसे लोग ही बचा सकते हैं। और एक बात और, ये मेरा कोई एहसान नहीं है उन पर। ये तो वो हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आखिरकार वोटिंग हुई। कुछ लोग खिलाफ थे, कुछ पक्ष में। थोड़ी बहस, थोड़ा तकरार, कई दलीलों के बाद बहुमत से फैसला आया। श्री रघुनाथ उर्फ रघु जी को आज से अनजान साथी फाउंडेशन का औपचारिक चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। रघु ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। होंठ कांप रहे थे। साहब, उसने आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, जहां भी हो, देख रहे हो ना, उस दिन मैंने आपको जिंदा किया था। आज आपकी बेटी ने मुझे जिंदा कर दिया। कमरे में सब खड़े हो गए। आरोही ने धीरे से एक फाइल और कलम रघु के हाथ में दी। साइन कीजिए चेयरमैन साहब, उसने मुस्कुराकर कहा। रघु ने कांपते हाथों से साइन किए। कागज पर स्याही की वो पतली सी लकीर सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं थी। वो एक ऐसे आदमी की इज्जत की वापसी थी जिसे दुनिया ने फुटपाथ पर छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जब एक पूर्व भिखारी पहली बार किसी और भिखारी के सामने कुर्सी पर बैठा इंसान नहीं, बल्कि उनका अपना बनकर खड़ा होने वाला था। कुछ महीनों बाद ट्रस्ट का काम अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था। रघु सुबह सुबह ऑफिस आता, फाइलों में गुम नहीं होता, बल्कि सीधे उन लोगों के बीच जाता जिनके लिए ये ट्रस्ट बना था। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, बीमार लोग। उसका अपना एक तरीका था। वो बड़े बड़े भाषण नहीं देता था, नहीं मीडिया के सामने दिखावा करता था। वो बस चुपचाप जाकर किसी बुजुर्ग की चारपाई के पास बैठ जाता, किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेरता, किसी मां से पूछता कि आज दवा ली या नहीं। धीरे धीरे शहर में खबर फैलने लगी, एक भिखारी अब गरीबों का मसीहा बन गया है। कई न्यूज चैनलों ने इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन रघु ज्यादातर से मिलना नहीं चाहता था। मेरे बारे में लोग जानकर क्या करेंगे? वो मुस्कुराकर कहता, अगर कुछ जानना है तो उन लोगों से पूछो जिन्हें कल तक कोई पूछता नहीं था। लेकिन एक दिन आरोही ने उससे विनम्रता से कहा, रघु जी, अगर आपकी कहानी लोगों के सामने जाएगी तो कई और लोग प्रेरित होंगे। शायद। दोस्तों, याद रखना, इंसानियत कभी भूखी नहीं मरती।